गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। सबसे पहले हम पादपों में जल के अवशोषण के बारे में और उसके बाद में रसारोहण के बारे में जानकारी करें। पादपों में जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी क्रिया होती है। जल जीवन का आधार है। यह पादपों तथा जंतुओं दोनों के लिए अति आवश्यक है, ये हम सबको पता है। क्योंकि जल के अंदर काफ़ी सारे खनिज लवण, आवश्यक पोषक पदार्थ, उर्वरता ये सब होते हैं, इसीलिए पादपों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। मिट्टी के अंदर उपजाऊ पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। खनिज लवण होते हैं जो कि मृदा के अंदर उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से पादप को उपलब्ध नहीं हो सकते। इसीलिए ये पदार्थ जल के साथ घुलकर पादप के अंदर पहुंचते हैं। तो जब पादप के द्वारा जल का अवशोषण होता है, उसी के साथ साथ ही काफ़ी सारे पोषक पदार्थों का भी अवशोषण हो जाता है। पादपों को ये जल मिट्टी से मिलता है और पादपों के अंदर जड़ें होती हैं जो इस जल का अवशोषण करती हैं। ये जो मृदा के अंदर जल होता है, इसका मुख्य स्रोत होता है वर्षा। वर्षा का जल दो प्रकार का होता है, एक तो अपवाहित जल और दूसरा मृदा जल। अपवाहित जल वो होता है जो तेज वर्षा के कारण परिवहित होता है, बहता हुआ जल, और ये जाके नदी, तालाब, झरनों इत्यादि में गिर जाता है। लेकिन जो हल्की वर्षा होती है, जो थोड़ी बूंदाबांदी वाली वर्षा जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी बरसात, हल्की वर्षा के अंदर जो जल होता है वो धीरे धीरे मृदा पर गिरता है, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हल्की बारिश का ज़्यादातर जल मिट्टी के द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता है या सोख लिया जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इस मिट्टी के द्वारा अवशोषित किए गए जल को हम मृदा जल कहते हैं। और मृदा में जो जल होता है वो बहुत तरीके से पादप को उपलब्ध होता है। जैसे नंबर 1 केशिकीय जल। कोशिकीय जल नहीं है ये, केशिकीय यानी कि कैपिलरी। केशिकीय जल है, कैपिलरी वाटर है। मृदा के अंदर बिल्कुल पतली पतली, बाल जितनी पतली नलिकाएं होती हैं जिनके अंदर जल बना रहता है। जल छोटी छोटी बाल जितनी मोटाई वाली पाइपों से ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसको हम केशिका कहते हैं। और ये जल मिट्टी से बाहरी वातावरण में पहुंचता रहता है और वहाँ से या तो भाप बनकर उड़ जाता है या फिर वहाँ पर उपस्थित जितने भी पौधे होते हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उपयोग में ले लिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी किसान खेत में बीज बोता है, उससे पहले वो खेत की जो मिट्टी होती है उसको उथल पुथल करता है, जिसे हम हल चलाना कहते हैं, प्लाविंग करता है। हल चलाते हैं इसलिए क्योंकि मिट्टी के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, मिट्टी के अंदर जो पाइपें हैं छोटी छोटी, जो अपने आप बन जाती हैं, पानी को ऊपर की ओर लेके आती हैं और वहाँ से पानी भाप बनकर उड़ता है, उनको तोड़ने के लिए उन छोटी छोटी केशिकाओं को तोड़ा जाता है ताकि जल मिट्टी के अंदर ही बना रहे, मृदा की नमी बनी रहे। इसके लिए किसान के द्वारा खेतों में हल चलाया जाता है। बीज बोने से पहले उस जल को हम केशिकीय जल कहते हैं। जो मिट्टी के अंदर पतली पतली बाल जैसी नलिकाएं बन जाती हैं, पाइपें बन जाती हैं, उनको हम केशिकाएं कहते हैं और उसके अंदर उपस्थित जल को हम केशिकीय जल कहते हैं या कैपिलरी वाटर कहते हैं। नंबर 2 होता है गुरुत्व जल। जो जल मृदा के अंदर बहुत गहरा चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण
अपनी और चीज़ों को पृथ्वी खींचती है, इस बल को कहते हैं। तो पृथ्वी जिस भी चीज़ में द्रव्यमान है या भार है उसको अपनी ओर जरूर खींचती है, उस पर अपना आकर्षण बल लगाती है। तो जल पर भी वही आकर्षण बल लगता है और जल मिट्टी के अंदर अवशोषित होता जाता है और अंत में वो भूगर्भ में चला जाता है, जिसको हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। इस जल को उपयोग में लाने के लिए ट्यूबवेल, कुएं, नलकूप ये सब लगाए जाते हैं। आपको पता है, ये नॉर्मली चीज़ है कि जो भूगर्भ के अंदर जल है उसको निकालने के लिए हम लोग ट्यूबवेल या बेल्स लगाते हैं। नंबर 3 जो जल आता है वो है आर्द्रता ग्राहित जल यानी वेट वाटर। मृदा के अंदर जिस पानी या उसकी भाप के कारण नमी होती है उसको हम वेट वाटर कहते हैं या आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। इस जल के द्वारा भी पादपों को जल की उपलब्धता करवाई जाती है। तो जल 2 प्रकार के होते हैं जो मृदा को पादपों को मिलते हैं, एक तो अपवाहित जल और दूसरा मृदा जल। मृदा जल होते हैं कई प्रकार के, जिनमें से मुख्य हैं केशिकीय जल, गुरुत्वीय जल और आर्द्रता ग्राही जल। पादप को जल की उपलब्धता वातावरण से हो जाती है या मृदा से हो जाती है, लेकिन उसको अवशोषित करने के लिए भी कोई अंग होने चाहिए। तो निम्न कोटि के जो पादप होते हैं जैसे मॉसेस हैं या फिर ब्रायोफाइटा, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, अल्प विकसित पादप होते हैं। जब पादप का उद्विकास होता है, पादप का श्रेणीगत जो वृद्धि होती है, उसके अंदर सबसे पहले पादपों में आते हैं ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइट्स। ये सब मॉसेस होती हैं, मॉस होती हैं, छोटे छोटे अल्प विकसित पौधे होते हैं जिनको हम निम्न श्रेणी के पादप कहते हैं। तो इनके अंदर कोई विकसित मूल तंत्र नहीं होता। इनके अंदर जल अवशोषण करने के लिए मूलाभास या राइजोइड्स होते हैं जो कि जल को मिट्टी से अवशोषित करते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन उच्च श्रेणी के जितने भी विकसित पादप हैं उनके अंदर उतना ही सुविकसित जड़ का तंत्र यानी कि मूल तंत्र पाया जाता है। और इस मूल तंत्र का मुख्य अंग जड़ होती है और इसके कई भाग होते हैं। जड़ मुख्यतः 2 भागों में बंटी होती है, एक तरुण क्षेत्र जो कि इसका मुख्य जल अवशोषक क्षेत्र होता है और दूसरा है परिपक्व क्षेत्र। जड़ का परिपक्व क्षेत्र जो है वहाँ की कोशिकाएं लिग्निन और सुबेरिन जैसे ठोस पदार्थों के जमाव के कारण, जिसको हम काष्ठा भवन कहते हैं, लिग्निन के जमाव को हम काष्ठा भवन कहते हैं और सुबेरिन के जमाव को हम सुबेरिनीकरण कहते हैं। तो काष्ठा भवन यानी कि लिग्निन के जमाव या फिर सुबेरिनीकरण यानी कि सुबेरिन के जमाव के कारण यहाँ की कोशिकाएं ठोस हो जाती हैं। उनकी कोशिका भित्ति जल को अवशोषित नहीं कर सकती, वो जल के प्रति अस्नेही हो जाती हैं और जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। तो परिपक्व क्षेत्र यानी कि बिल्कुल पका हुआ भाग है, यहाँ की कोशिकाएं एकदम परिपक्व हैं जिनमें जल अवशोषित नहीं किया जाता। लेकिन तरुण क्षेत्र को आगे 5 भागों में बांटा जाता है क्योंकि इस भाग के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। सबसे पहले तरुण क्षेत्र के भाग को हम बांटते हैं, तो सबसे पहले हम मूल गोप या फिर रूट कैप क्षेत्र को देखते हैं। ये जड़ का बिल्कुल अगला सिरा होता है, शीर्षस्थ सिरा जिसको हम कहते हैं, और ये रक्षात्मक आवरण बनाता है। यहाँ की कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं, कोमल होती हैं, लेकिन जड़ के लिए एक रक्षात्मक आवरण बनाती हैं। उससे ऊपर का जो भाग है उसे हम मूल शीर्ष कहते हैं यानी कि रूट अपेक्स। इस भाग की कोशिकाएं निरंतर विभाजन करके मूल की या जड़ की वृद्धि करती हैं। यहाँ की कोशिकाएं निरंतर वृद्धिकारी होती हैं और जड़ की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। उसके पश्चात का जो भाग है वो है दीर्घ वृद्धि क्षेत्र। यह भाग
जड़ की लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए यहाँ की कोशिकाएं निरंतर लंबवत विभाजन करती हैं और जड़ को लंबाई प्रदान करती हैं। उसके पश्चात का भाग है मूल रोम क्षेत्र। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है जल अवशोषण। जड़ का मूल रोम क्षेत्र जड़ का मुख्य जल अवशोषक भाग होता है, क्योंकि यहाँ पर पतले पतले बालों जैसे रोम बने होते हैं, रोम निकले होते हैं, जो कि जल का अवशोषण करके जड़ में उपस्थित जाइलम को देते हैं और जाइलम आगे पादप में पहुंचा देता है। तो जड़ का मुख्य जल अवशोषक भाग जो है वो मूल रोम क्षेत्र होता है। उसके पश्चात का भाग आता है परिपक्वन अथवा परोढ़ क्षेत्र। पहले जो हमने एक भाग पढ़ा था वो था परिपक्व क्षेत्र, और अब जो तरुण भाग का ही एक पांचवा हिस्सा है वो है परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र। इसको परिपक्वन क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं जल का अवशोषण तो करती हैं, लेकिन थोड़े स्तर पर जल का अवशोषण करती हैं, क्योंकि यहाँ की कोशिकाओं में लिग्निन तथा सुबेरिन का जमाव प्रारंभ हो जाता है और ये जल अवशोषण का कार्य कम कर देती हैं। अब इस चित्र में आप मूल के विभिन्न क्षेत्रों को देख सकते हैं। सबसे पहले मूल का शीर्ष हम इस तरफ से देखते हैं, क्योंकि मूल एक धनात्मक गुरुत्वानुवृत्ति यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ की ओर जाने वाला भाग है। तो इस भाग को हम मूल गोप कहते हैं। ये एक टोपी जैसी संरचना होती है, कैप जैसी संरचना होती है जो मूल के ऊपर लगी होती है। उसके पश्चात का भाग आता है मूल शीर्ष। सारे भाग आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे आसानी से। उसके पश्चात का भाग जो ये भाग है ये कहलाता है दीर्घवर्धी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं, लंबाई में विभाजन करती हैं। उसके पश्चात का भाग आता है मूल रोम क्षेत्र। यहाँ पर मूल रोम निकले रहते हैं। ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं धागे जैसी, ये मूल रोम का क्षेत्र है। ये जल अवशोषक क्षेत्र है मुख्य, और ये जो क्षेत्र है ये है प्रौढ़ क्षेत्र या परिपक्वन क्षेत्र। यहाँ की कोशिकाएं आपको यहाँ से थोड़ी बड़ी और थोड़ी विकसित दिखाई दे रही हैं। इन कोशिकाओं में लिग्निन तथा सुबेरिन का जमाव होना प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात का जो भाग आता है वो है परिपक्व भाग। ये बिल्कुल परिपक्व कोशिकाओं युक्त होता है। यहाँ की कोशिकाएं बिल्कुल भी जल का अवशोषण नहीं कर सकती, क्योंकि वो लिग्निन तथा सुबेरिन के जमाव से युक्त होती हैं और बहुत कठोर कोशिका भित्ति वाली होती है। ये था मूल के विभिन्न क्षेत्र और पादपों में जल का अवशोषण कैसे होता है और क्यों होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे शेयर कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।